नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अर्थात बीपीएसएससी के द्वारा आयोजित बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के जितने भी एग्ज़ाम अभी तक आयोजित करवाए गए हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के प्रश्न पत्र को हम लोग क्वेश्चन बैंक के तौर पे देख रहे हैं, जिसमें कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा सम्मिलित है। और इसके अंतर्गत बात करें तो पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात पुलिस सब इंस्पेक्टर, प्रवर्तन अवर निरीक्षक अर्थात इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद में उत्पाद अवर निरीक्षक अर्थात एक्साइज सब इंस्पेक्टर से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम आयोजित करवाए गए हैं, उन सब एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने कुल मिलाकर बात करें तो 13 वीडियो का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। 13 वीडियो को 13 सेट को हम लोग बना चुके हैं और 13 सेट को हम लोग देख चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग 13 सेट को नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप लोग उसे देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। फिलहाल इस सीरीज में और इस सेक्शंस में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं 14वें सेट का, जो कि प्रवर्तन दरोगा अवर निरीक्षक से संबंधित है। इसकी विषय सूची को देखें तो इससे ये पता चलता है कि अभी तक हम लोग 13 सेट को, जो कि बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक की जो मेंस की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी 29/11/2020 ईस्वी को, उसके जो द्वितीय प्रश्न पत्र था समान अध्ययन का, उसका हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं, उसका हम लोग देख चुके हैं। फिलहाल इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 14वें सेट को, जो कि प्रवर्तन दरोगा अर्थात प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जो कि जिसकी परीक्षा आयोजित करवाई गई थी 6 तारीख 12वां महीना 2020 ईस्वी अर्थात 6 दिसंबर 2020 ईस्वी को जो पीटी की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न पत्र की ओर। इस तरीके से ये है दोस्तों प्रवर्तन दरोगा अर्थात प्रवर्तन अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा जो आयोजित करवाई गई थी 6 दिसंबर 2020 ईस्वी को, उससे संबंधित इस प्रश्न पत्र को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि बिहार सरकार के परिवहन विभाग में भर्ती हेतु प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद पर भर्ती के लिए यह प्रारंभिक परीक्षा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अर्थात बीपीएसएससी के द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2019 के तहत आयोजित हुआ था। और इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित कुल मिलाकर के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। और इसमें कुल मिलाकर के 5 प्रश्न जो है वो गणित से भी रहे थे। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं पहले प्रश्न को। तो इस तरीके से पहला प्रश्न कह रहा है, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। दोस्तों, मांग में परिवर्तन के कारण की बात करें तो वो है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन और जनसंख्या में वृद्धि। अर्थात उपयुक्त में से ये तीनों जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मांग के बारे में बात करें तो दोस्तों, अर्थशास्त्र में मांग अर्थात डिमांड जो है वो किसी माल या सेवा का ही वह मात्रा होती है जिसे वह माल या सेवा के उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने को तैयार हों। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन और जनसंख्या में वृद्धि होने पर मांग में भी परिवर्तन होते रहता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न को, जो कि कह रहा है लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। लोएस चट्टान की बात करें तो वो परतदार चट्टानें होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों लोएस चट्टान के बारे में तो ये प्रकृति के कारकों के द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद में वह काल के दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है और इन्हीं अवसादी या परतदार चट्टान कहते हैं। इसे ही कहा जाता है दोस्तों परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान। बात करें तो इसके उदाहरण हो जाएंगे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, उसके बाद में कांगोमरेट, उसके बाद में नमक की चट्टान और सेलखरी एवं लोएस। ये सब जो हैं वो परतदार चट्टानों के उदाहरण हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है D2O की अधिकतम उपयोग होता है। दोस्तों D2O अर्थात ड्यूटोरियम के ऑक्साइड जो हैं उसका उपयोग किया जाता है परमाणु भट्टी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूटोरियम के ऑक्साइड जिसको कि भारी जल भी कहा जाता है, ये भारी जल को खोज यूरो व
वासवर्न ने की थी। इसकी खोज की बात करें, भारी जल की खोज की, तो भारी जल की खोज करने वाले थे यूरे वासवर्न। और भारी जल का उपयोग की बात करें तो ये न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, परमाणु भट्टी, उसके बाद में ट्रेसर के रूप में तथा आयनिक व अन आयनिक हाइड्रोजन के विभेद करने में किया जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। दोस्तों पादप में जाइलम की बात करें तो वे जल के सम्मोहन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम को प्रायः कास्ट भी कह देते हैं या कास्ट भी कहा जाता है और यह एक सम्मोहनीय ऊतक होती है और इसके 2 मुख्य कार्य होते हैं, एक जल और खनिज लवणों का सम्मोहन तथा यांत्रिक दृढ़ता को प्रदान करना। इसके बाद में पौधे की आयु की गणना भी है जो वह जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। फ्लोएम भी एक सम्मोहन ऊतक है और इसका मुख्य कार्य है पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट की बात करें तो वे मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में ही कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और उसे ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त, जैसे कि लोनार झील महाराष्ट्र में बना है उस तरह से विशाल गर्त बन जाता है। फोरबेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, अर्थात नंगी आंखों से देखा जा सकने वाला जो एकमात्र क्षुद्र ग्रह है वो है दोस्तों फोरबेस्टा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ अन्य भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। उसी तरीके से विश्व शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को, जबकि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरनर पिन अवार्ड को जीता है। दोस्तों इस अवार्ड को जीतने वाले हैं PT उषा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, PT उषा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरीके से 8 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो वो 15,200 किलोमीटर है और भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है या सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश की सीमा से संबंध जो भारत के कुछ राज्य हैं जिसमें कि असम है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल है जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद में अफगानिस्तान के साथ भारत जो है वो सबसे छोटी सीमा साझा करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 9 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है जब पानी जमता है अर्थात बर्फ में बदल जाता है तो इसका आयतन में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों जब पानी जो है जम करके बर्फ बन जाता है तो इसके आयतन जो है वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जल का घनत्व जो है वो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर और जमने के बाद जल का जो घनत्व है वो कम हो जाता है और इसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है। 0 डिग्री सी पर जल का घनत्व जो है वो कम हो जाता है और आयतन जो है वो अधिक हो जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है बुशवेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं। दोस्तों बुशवेल्ट घास स्थल की बात करें तो वे दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं अर्थात ये दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विश्व के उष्णकटिबंधीय घास भूमि की बात करें तो वो सवाना जो कि अफ्रीका में है, उसके बाद में
कैंपास जो कि ब्राज़ील में है और लानोज जो है वो कोलंबिया में एवं वेनेजुएला में है। वहीं विश्व के शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करें तो उसमें पंपास जो कि अर्जेंटीना में है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है, उसके बाद में कैंटरबरी जो कि न्यूजीलैंड में है और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। इसके साथ साथ एस्टेफी की बात करें तो वो मध्य एशिया में और प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में है तथा पूछताछ की बात करें तो वो हंगरी में है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सेबास्टियन वेटेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सेबास्टियन वेटेल जो हैं उनका संबंध रहा है फार्मूला 1 रेसिंग से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें सेबास्टियन वेटेल के बारे में तो ये जर्मनी के एक सुविख्यात फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं और वे 2010 ईस्वी से लेकर के लगातार विश्व चैंपियन ही रहे हैं और उन्हें इस खेल में आज तक के सबसे महानतम खिलाड़ियों का स्थान प्रदान किया गया है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। सबसे छोटी आर्द्र भूमि की बात करें तो वो है दोस्तों रेणुका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 13वां नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सत्यशोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। सत्यशोधक समाज के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसे ज्योतिराव फुले ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्य समाज की स्थापना की बात करें तो सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा और वेद समाज की स्थापना की बात करें तो वो केशव चंद्र सेन और देव समाज की स्थापना की बात करें तो वो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ बात करें तो दोस्तों वो विजया बैंक है और देना बैंक है जिनका विलय हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात विजया बैंक और देना बैंक का विलय जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में हो चुका है। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में तो इसके साथ ही इन दोनों बैंकों का विलय हुआ है 1 अप्रैल 2019 ईस्वी को, लेकिन इसकी सभी 3898 शाखाओं का एकीकरण जो है वो दिसंबर 2020 तक पूरा हो पाया। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी। दोस्तों उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी अगस्त 1932 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय में ही इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड और कम्युनल अवार्ड अर्थात सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 ईस्वी को मैकडोनाल्ड के द्वारा ही पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 16वें नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो कुल मिलाकर के उसमें 22 भाषाओं को समावेश किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी है और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख भी किया गया है। 1955 ईस्वी में BG खरे की अध्यक्षता में प्रथम राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मार दिया। दोस्तों बात करें आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में तो वो हुआ था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मार दिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु की बात करें तो वो श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही 1799 ईस्वी में हो गई थी। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर भी कहा जाता है और टीपू सुल्तान का जो राजसी झंडा है उस पर शेर की तस्वीर होती थी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 18 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है। दोस्तों कबीर की वाणी की संकलन की बात करें तो वो है बीजक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजक। दोस्तों कबीर की वाणी का जो संग्रह है बीजक वो
संग्रह जो है वो बीजक के नाम से ही प्रसिद्ध है, जो कि उनके शिष्य धर्मदास के द्वारा संकलित की गई है। और बीजक में 3 भाग हैं। पहला भाग है दोस्तों रामायणी, उसके बाद में शपथ, और तीसरा है दोस्तों साखी। और कबीर जो है वो सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन हुआ करते थे। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है चिपको आंदोलन डैश से संबंधित है। दोस्तों चिपको आंदोलन जो है वो वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन की बात करें तो ये सन 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था, और यह आंदोलन जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ही शुरुआत की गई थी, जो कि उत्तराखंड में हुआ था। और इसकी शुरुआत जो है वो उत्तराखंड राज्य में हुई थी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, जो कि पेड़ों की रक्षा के लिए संबंधित था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है मुक्त पतन अर्थात फ्री फॉल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। दोस्तों मुक्त पतन के उदाहरण की बात करें तो वो है एक समान त्वरण वाली गति का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी जो है वो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब वस्तु पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है तब कहा जाता है कि वस्तु मुक्त पतन अर्थात फ्री फॉल में है, और ऐसी वस्तु पर एक समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है आगरा शहर का संस्थापक कौन था। दोस्तों आगरा शहर के संस्थापन की बात करें तो वे सिकंदर लोदी था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोदी के बारे में बात करें तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, और सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया था। उसके बाद में गुलरूसी शीर्षक से जो फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान था सिकंदर लोदी, उसके बाद में भूमि के लिए अपना एक अलग का प्रमाणिक पैमाना बनाया था, जिसको कि गजे सिकंदरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि 22 नंबर प्रश्न कह रहा है दीपक पूनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। दोस्तों दीपक पूनिया की बात करें तो उनका संबंध रहा है कुश्ती से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर, जो कि कह रहा है पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संगठक होते हैं। दोस्तों पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संगठक होते हैं, और वे दोनों हैं दोस्तों जैव और अजैव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें पर्यावरण संगठक की तो पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक होते हैं, जिसमें से कि जैविक घटक, उसके बाद में अजैविक घटक, और उसके बाद में हो जाता है दोस्तों ऊर्जा संगठक। पारिस्थितिकी जो है वो पारिस्थितिकी जीव और वातावरण के मध्य में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करवाता है। उसके बाद में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया था अर्नीनीस के द्वारा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका की बात करें दोस्तों तो वह है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें तो वर्तमान में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। उनमें है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसमें विधान परिषदें विद्यमान है, और हाल ही में जम्मू कश्मीर में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है। दोस्तों नौकरशाही की विशेषता जो नहीं है वो है स्वैच्छिक सदस्यता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात किसी बड़ी संस्था या सरकार के परिचालन के लिए निर्धारित की गई संरचनाओं एवं नियमों को समग्र रूप से अफसरशाही या नौकरशाही कहते हैं। दोस्तों इसके तदर्थशाही के विपरीत इस तंत्र में सभी प्रक्रियाओं के लिए मानक विधियां निर्धारित की गई होती है, और उन्हीं के अनुसार कार्यों का निष्पादन जो है वो अपेक्षिक होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात फ्रांसीसियों का हार हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सप्तवर्षीय युद्ध की बात करें तो ये 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक भारत, कनाडा एवं यूरोपीय देशों आदि स्थानों पर हुआ था, जो कि सप्तवर्षीय युद्ध कहलाया। और यह युद्ध ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांस की पराजय हुई थी और ब्रिटिशों की जीत हुई थी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को।
27 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय की बात करें तो वे स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO, उसके बाद में दोस्तों बिहार व्यापार संगठन अर्थात WTO तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों ओपेक का अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है वो वियना में है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 28 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों नीचे जो 4 युग्म दिया गया है इसमें से बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात कृष्णा मालप्रभा से सही सुमेलन नहीं है। इसके अलावा ये जितने भी सुमेलन दिए गए हैं ये बिल्कुल सही है। वहीं बात करें दोस्तों भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा तथा मालप्रभा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी हैं। इसके बाद में पेनगंगा, इंद्रावती, पर्णहिता, मंजीरा, पूर्णा तथा वर्णा जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। इसके साथ साथ बात करें तो ब्राह्मणी, बैतरणी तथा मांद जो है वो महानदी की सहायक नदी है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं। दोस्तों नागरिक जो है वे ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण करा सकते हैं ई मित्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर जो कि कह रहा है विटामिन है। दोस्तों विटामिन जो है वो विटामिन B1 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के आविष्कार की बात करें तो वो फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। अर्थात विटामिन के आविष्कारक हैं फंक, जो कि 1911 ईस्वी में फंक के द्वारा ही विटामिन का आविष्कार किया गया। और इस प्रकार दोस्तों यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है और इसमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है। इसमें कोई कैलोरी की मात्रा नहीं होती है और इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम की बात करें तो ये होता है थायमिन और विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, जबकि विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो होता है पायरिडोक्सिन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है ITBP ने अपने पेंगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान को शुरू किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगले प्रश्न को। 32 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी। दोस्तों चंपा जो है वो अंग की राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बात उस समय की है जब 6ठी शताब्दी की चल रही थी। अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत जो है वो 16 महाजनपदों में बंट चुका था और इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो अंगुत्तर निकाय है उससे तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से इसकी जानकारी मिलती है। और उसी समय अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी और मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह हुआ करती थी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से वो कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, तो वो नदी है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी उसके बाद में इरावती और मैकोंग नदी अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण व समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर के प्रभावित होती है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जानी जाती है और इसका बहाव क्षेत्र जो है वो तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं देखते हैं 34 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम जो है वे श्वेत क्रांति के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है वो भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं और उसके ऑपरेशन फ्लड ने विश्व पटल पर दूध उत्पादों की सूची में भारत को सबसे आगे खड़ा कर दिया है। इसके साथ बात करें तो इनका जन्म जो है वो केरल के कोझिकोड में 24 नवंबर 1921 ईस्वी को हुआ था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 35 नंबर जो कि कह रहा है रेडियो सक्रियता की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। रेडियो सक्रियता की खोज जो है दोस्तों वो किया गया बैकुलेर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैकुलेर के बारे में बात करें
तो इसकी खोज जो है वो फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेक्यूलर के द्वारा और पियरे क्यूरी एवं एम क्यूरी ने किया था। इसके बाद में बात करें तो इस खोज के लिए इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। और रेडियो सक्रियता की माप जो है वो GM काउंटर से की जाती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 36 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। दोस्तों कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण की बात करें तो वे है दोस्तों फसल का खेत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फसल का खेत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से 37 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात Be। दोस्तों बेरियम जो है वो कैल्शियम समूह का तत्व है और बेराइट इसका पहला खनिज अयस्क है। यह एक सफ़ेद नर्म धातु है जिसका परमाणु भार होता है 137.37 तथा परमाणु क्रमांक की बात करें तो 56 होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 38 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, K-Sivan डैश के अध्यक्ष हैं। दोस्तों K-Sivan की बात करें तो वे इसरो के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें K-Sivan के बारे में तो कैलाश बटीसु सिवन भारत के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं और वे वर्तमान में तात्कालिक एग्जाम के समय में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के अध्यक्ष हैं। और इसके पहले बात करें तो वे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तथा द्रव प्रणोदन केंद्र के निदेशक भी रह चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 39 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। लोकसभा के अध्यक्ष की चुनाव की बात करें तो इसकी चुनाव की जाती है दोस्तों लोकसभा के सदस्यगण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार देखें तो लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष को चुनाव करती है। और लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। त्याग पत्र की हेतु बात करें तो त्याग हेतु अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की बात करें तो दोस्तों ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन जो है वो एक कार्बनिक यौगिक है और यह तेल और वसा में पाया जाता है। यह रंगहीन होता है यह रंगहीन गंधहीन एवं शयन द्रव्य है जिसका प्रयोग मुख्यतः औषधि निर्माण में किया जाता है और इसका सूत्र जो होता है वो होता है C3H8 और O3। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 41 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। दोस्तों 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन की बात करें तो वे सर एंड्रयू फ्रेशर के नेतृत्व में ही या उनकी अध्यक्षता में ही स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया और इस आयोग के सुझावों के आधार पर ही प्रांतीय पुलिस सेवा तथा केंद्रीय आपराधिक गुप्तचर विभाग का गठन किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 42 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो इसका संबंध रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को प्रारंभ किया और इस मिशन के तहत डिप्थीरिया, उसके बाद में बलगम, टिटेनस, पोलियो, तपेदिक, खासरा तथा हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए 7 टीके को शामिल किया गया जिसे कि इंद्रधनुष के 7 रंग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इसके साथ ही 43 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में रेलवे अर्थात रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी। भारत में रेलवे अर्थात रेलगाड़ी की शुरुआत की बात करें तो वह हुई थी दोस्तों 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और इसी के शासनकाल में ही भारत में पहली बार
26 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की लंबाई के लिए या 34 किलोमीटर की दूरी में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। डलहौजी के समय में ही 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना भी की गई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 44 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बीज का रंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल एक जर्मनी भाषी ऑस्ट्रियाई ऑगस्टियन पादरी एवं वैज्ञानिक थे और इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग करके आनुवांशिकी के लिए नियम को निर्धारित किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 45 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, एक डीलर अपनी सूची कीमत पर 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है और इसे सूची कीमत के 25% अधिक पर अंकित करता है। यदि वह नई सूची कीमत पर 20% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। दोस्तों उसका लाभ प्रतिशत जो है वो हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 46 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, कौन सी कंप्यूटर जेनरेशन अर्थात पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पीढ़ी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर जो कि कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश की फोडोंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है। अर्थात अरुणाचल प्रदेश की जो फोडोंगटो नदी है उस पर कौन सी जल विद्युत परियोजना है। तो दोस्तों वो है दीक्षी जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 13 सितंबर 2019 ईस्वी को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पश्चिम कामेंग जिले में दीक्षी लघु जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था। इसके बाद में फोडोंगटो नदी पर स्थापित इस परियोजना की विद्युतीय उत्पादन क्षमता जो है वो 24 किलोवाट है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, शुष्क बर्फ कौन सा है। दोस्तों शुष्क बर्फ जो है वो एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। शुष्क बर्फ जिसको कि ड्राई आइस भी कहा जाता है वे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कहा जाता है और इसे शुष्क बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि सामान्य बर्फ की तरह यह ठोस द्रव में परिवर्तित नहीं होती है बल्कि वायुमंडलीय दाब और 78.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 49 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी। दोस्तों पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की डिजाइन की बात करें तो वो केसी राव के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, 1791 ईस्वी में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ओल्फन दे ग्रूज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओल्फन दे ग्रूज। दोस्तों ओल्फन दे ग्रूज जो है वो क्रांतिकालीन फ्रांस की सबसे सक्रिय राजनीतिक महिला थी और इन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया था और 1971 ईस्वी में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। बाद में उस पर नेशनल कन्वेंशन के द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चला करके फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 51 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, सुआ निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है। दोस्तों सुआ जो है वो फिजी की राजधानी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिजी की राजधानी ही सुआ है दोस्तों। और बात करें तुवालू के बारे में तो तुवालू की राजधानी है फुनाफुटी। उसके बाद में बात करें दोस्तों बाना आतू, तो बाना आतू की राजधानी है पोर्ट बिला। इसके साथ साथ टोंका की राजधानी की बात करें तो वह है नूका अलाफा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 52 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। दोस्तों आवृत्ति के आधार पर बात करें तो भारत में गंगा और कच्छ के हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में जो है वो भूकंप से संबंधित क्षेत्र हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 53 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है,
निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? दोस्तों स्वतंत्र अवध रियासत के संस्थापक की बात करें तो वे थे नजीब जंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवध के जो संस्थापक की बात करें तो वे सआदत खान थे और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। सआदत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था और हैदराबाद की स्थापना चिनकिलीज खां एवं बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खां ने किया था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 54 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है क्योंकि ये 53 नंबर का जो प्रश्न है स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक सआदत खां ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 54 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्पाद है? दोस्तों अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो वे अमेरिका का उत्पाद है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 55 नंबर जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूजियामा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूजियामा। दोस्तों कुछ सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश जो है वो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है और प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय भी कहते हैं। फ्यूजियामा जापान में स्थित प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इसके साथ साथ जो 56 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो वे है दोस्तों गैंगटिक डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गैंगटिक डॉल्फिन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 57 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, उसके बाद में आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंहार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधानेतर है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात नीति आयोग। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 ईस्वी को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग लाने की घोषणा की और यह एक संविधानेतर संस्था है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 59 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, 1500 रुपये का 17.5% प्रति वर्ष की दर से 21 फरवरी 2018 से लेकर के 26 जुलाई 2018 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अर्थात 45 रुपये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 60 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में अनुसूचियों की बात करें तो कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत का जो संविधान जो कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल मिलाकर के 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद जबकि 8 अनुसूचियां थी। वहीं वर्तमान समय को देखें तो संविधान सभा में कुल मिलाकर के 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और अनुसूचियों की संख्या बढ़कर के 12 हो चुकी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 61 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्थात राइजोबियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइजोबियम जो है वो भूमि का जीवाणु है जो कि नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है और यह दलहनी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जैविक उर्वरक माना जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 62 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ से बेचता है। एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ से बेचता है। यदि वह उसे 25% कम पर खरीदता तथा 10 रुपये कम बेचता तो उसे 50% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 80 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य होना चाहिए। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 63 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था का अंग है? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के अंग की बात करें तो वे हैं ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और इसके बाद में दोस्तों जिला परिषद अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें तो
73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही पंचायती राज से संबंधित है। अर्थात 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। दोस्तों, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, वहीं प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की गठन की व्यवस्था की गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है। दोस्तों, इजराइल की मुद्रा की बात करें तो वो है शेकेल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेकेल। इजराइल की राजधानी की बात करें तो वो जेरूसलम है और यहाँ की मुद्रा जो है वो न्यू रोकेल है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ शेकेल नहीं बल्कि रोकेल होना चाहिए। और ईरान की राजधानी की बात करें तो वो है तेहरान और यहाँ की मुद्रा है रियाल, जबकि इराक की राजधानी है बगदाद और यहाँ की मुद्रा है दिनार। और म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की राजधानी है नाई पीतान और यहाँ की मुद्रा है क्यात। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 65 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, भारत में वायुसेना दिवस की बात करें तो वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं नौसेना दिवस की बात करें तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को और संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसके साथ साथ विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को और वहीं विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 66 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, ऑनलाइन पोर्टल अनश्योर को लॉन्च किया गया। दोस्तों, ऑनलाइन पोर्टल जो अनश्योर है उसको लॉन्च किया गया था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देश के नागरिकों को सरल, उपयोगी और पारदर्शी प्रणाली प्रदान करने और उन्हें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से जोड़ने के लिए ही इंश्योर पोर्टल को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसे इंश्योर 2.0 ऑनलाइन पोर्टल नाबार्ड के द्वारा विकसित किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 67 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध श्रेणी अर्थात LCR परिपथ की अनुनाद व्यवस्था के लिए सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अर्थात ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 68 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या होगा। दोस्तों, सामान्य ताप पतन दर की बात करें तो 1000 मीटर पर 6.06 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 69 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। दोस्तों, भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी की बात करें तो वे है INS अरिहंत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय नौसेना पोत अर्थात INS अरिहंत जो है वो परमाणु शक्ति चालित भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है और 111 मीटर लंबी इस 6000 टन के पोत का निर्माण जो है वो पोत निर्माण केंद्र विशाखापत्तनम में 2.9 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से हुआ था और 26 जुलाई 2009 ईस्वी को यह जलावतरण किया गया था इसका। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 70 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 1660 है यदि एक संख्या का 7.5% दूसरी संख्या का 12.5% है तो वे संख्याएं कितनी होगी। दोस्तों, वो संख्या हो जाएगी 4150 और 2490। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 71 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया। दोस्तों, इसका आयोजन किया गया था गोवा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है। दोस्तों, एंटी टैंक मिसाइल की बात करें तो वे है दोस्तों नाग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाग की बात करें तो यह तीसरी पीढ़ी का भारत के द्वारा स्वदेश निर्मित एक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है और इस इस्माइल की मारक क्षमता की बात करें तो वे जमीन से 4 किलोमीटर है जबकि हेलीकॉप्टर से 5 किलोमीटर है। इस मिसाइल में अचूक निशाना लगाने की क्षमता है और यह वजन में काफ़ी हल्का है और दुश्मन के टैंक को नेस्ते नाबूद कर सकने में सक्षम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 73 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। दोस्तों, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है इसके रचनाकार माने जाते हैं सौरभ गांगुली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों ये जो पुस्तक है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, इसके लेखक जो हैं वो सौरभ गांगुली, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन हुआ करते थे। उन्होंने इस पुस्तक को 3 भाग में बांट करके लिखा है। पहला भाग जो है वो है क्लाइंबिंग टू द टॉय और दूसरा भाग है बिकमिंग अ लीडर, जबकि तीसरा भाग है गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शंस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि 74 नंबर प्रश्न है और कह रहा है वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। दोस्तों वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है और इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 75 जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया। वो है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात रोहित शर्मा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 76 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है दिए हुए परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है। दोस्तों ये जो परिपथ दिया हुआ है इसके अनुसार कुल परिपथ की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 20/3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20/3 ओमेगा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 77 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात देवदास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 78 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हरित गृह प्रभावित गैस की बात करें तो ये ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः वायुमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी गैस होती है और इसमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन आदि करती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 79 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 ईस्वी में किसने की थी। दोस्तों वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में बात करें तो ये की गई थी हो ची मिन्ह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्भरणीय ऊर्जा संसाधन के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है इटाईपू बांध जो दुनिया का सबसे बड़े बांधों में से एक है, यह किस नदी पर स्थित है। अर्थात इटाईपू बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात पराना नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 82 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है महिला यात्रियों को उसकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे की रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया और वो पहल है दोस्तों मेरी सहेली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 83 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों सिंधु सभ्यता के प्राचीनतम बंदरगाह की बात करें तो वह है दोस्तों लोथल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोथल एवं सुतका गेंडोर जो है वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है जिसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव को कहा जाता है और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक स्थल जो है वो गुजरात में ही खोजे गए। सिंधु सभ्यता की खोज जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 84 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है 2020 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया था। दोस्तों 2020 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार विजेता रहे हैं पैरासाइट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरासाइट्स। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं 85 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। दोस्तों भारत के द्वारा जो तैयार किया गया है सुपर कंप्यूटर उसका नाम है दोस्तों परम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा परम। अगला प्रश्न को देखते हैं 86 नंबर जो कि कह रहा है 2019 ईस्वी के BWF अर्थात विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात PV सिंधु ने जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर जो कि कह रहा है महात्मा गांधी का
भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह की बात करें तो वो हुआ था दोस्तों चंपारण से ही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण, जो कि बिहार में है, वहीं से किए थे। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 88 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप की बात करें तो ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लेक्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 89 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत में पैन अर्थात पैन नंबर कोड कुल कितने अक्षरों व संख्याओं से बना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 10 अक्षर या संख्याओं से बना होता है। अक्षर और संख्याओं दोनों से मिलकर के बना होता है। इस तरीके से पैन के बारे में बात करें तो दोस्तों पैन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, अर्थात पैन जो है वो कार्ड को आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत जारी किया गया है और इसमें 10 डिजिट का अक्षर व संख्याओं से बना हुआ अल्फान्यूमेरिक कोड होता है और यह कोड जो है वो कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाता है और प्रत्येक कार्ड धारक का कोड अलग अलग होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 90 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है लावेर कप संबंधित है। दोस्तों लावेर कप की बात करें तो वे टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 91 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? दोस्तों काली मिट्टी की बात करें तो वो गुजरात में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में या भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी की बात करें तो वो सबसे अलग दिखाई देती है और इसे ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है और भारत में यह मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 92 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात शेख हसीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्मृति में वर्ष 2015 से शुरू किया गया था और यह पुरस्कार जो है वो उन राष्ट्रीय नेताओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता दिखाई हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 93 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। दोस्तों भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की बात करें तो उसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ दिया गया और इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसके भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या की बात करें तो कुल मिलाकर के 11 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 94 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 14 दिन में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 95 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात संघवाद जो शब्द है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है और प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत जो है वो भारत के लोगों को ही माना गया है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 96 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इनका संबंध गायन के क्षेत्र से है। दोस्तों भूपेन हजारिका जो हैं वे असम राज्य के हैं और वे एक बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतकार और गायक हुआ करते हैं। इनके अलावा वे असमिया भाषा के कवि भी हैं, फिल्म निर्माता भी हैं, लेखक भी हैं और असम के संस्कृति के अच्छे जानकार भी हैं। उन्होंने 2019 ईस्वी में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 97 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, अवंती की राजधानी थी। दोस्तों अवंती की राजधानी हुआ करती थी उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्राचीन काल में भारत जो है वह 16 महाजनपदों में विभाजित था और उसी 16 महाजनपदों में से अवंती जो है वो एक भाग हुआ करता था और यह जनपद पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था, जिनके दो भाग थे। एक उत्तरी अवंती थी जिसकी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी जो कि मध्य प्रदेश का वर्तमान उज्जैन नगर है, और दक्षिणी भाग दूसरा भाग हुआ करता था जिसकी राजधानी हुआ करती थी महिष्मती। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 98 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, सेंटियागो राजधानी है। दोस्तों सेंटियागो जो है वो चिली की राजधानी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 99 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात निमोनिया जो है वो दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है। निमोनिया की बात करें तो निमोनिया फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है जो कि मुख्यतः विषाणु या जीवाणु के कारण होता है। निमोनिया होने पर वायुकोश में तरल पदार्थ या मवाद भर जाता है, जिसकी वजह से कफ, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में तकलीफ होना जैसी प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 100 नंबर प्रश्न और इस सेट का आखिरी प्रश्न जो कि कह रहा है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति की बात करें तो वह होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक तथा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है और इसका प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर कुल मिलाकर के 100 प्रश्नों का एनालिसिस किया है, 100 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है। इसके साथ ही आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्थगित करेंगे और फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।